भगोड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से किया गिरफ्तार। एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के येलाहंका में किया रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा सहयोग समेत तमाम अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सऊदी अरब ने सूडान से अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला बाहर। अमेरिका ने अपने दूतावास को करवाया खाली। फ्रांस ने भी शुरू किया निकासी अभियान। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भगोड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने मोगा के गांव रोडे से आज सुबह उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल को रोडे से पहले मोगा लाया गया। मोगा में आईजी इंटेलिजेंस समेत पुलिस के आला अधिकारी रात से ही मौजूद थे। पुलिस ने अमृतपाल से पूछे जाने वाले सवालों का ब्यौरा तैयार कर रखा था। हालांकि अमृतपाल ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर सड़क मार्ग से अमृतपाल को लेकर भटिंडा पहुंची। यहां से उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया है। भाजपा ने पंजाब को लोगों से राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। Has been arrested from Punjab. He was absconding from last almost 35 days. Ultimately, law has caught on a fugitive. Now he has been sent to Dibrugarh. I've been told he has been booked under NSA. Law will take its own course. Meanwhile, I appeal to all Punjabis, all residents of Punjab, maintain peace and harmony in Punjab. That is more important than anything else for Punjab. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने आज येलाहंका में एक रोड शो किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं। राहुल आज हुबली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले आज राहुल गांधी ने बागलकोट में संगमंथा मंदिर का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कैथल में संत श्री धन्ना भगत के जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह संतों का सानिध्य भारत को मिल रहा है, वैसा दुनिया के किसी देश में नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे संतों ने कोविड महामारी के दौरान भी बेहतरीन योगदान दिया। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है और कोई हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में तीनों बातें हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर, तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीक हमारे जीवन में एक बड़ी क्रांति लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज सब लोग बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं और बैंकों के बाहर लगने वाली लंबी कतारें भी खत्म हो गई हैं। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चेवेल्ला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा सांसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वो नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म RRR की टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो निर्देशक SS राजामौली, लेखक KV विजयेंद्र प्रसाद, संगीतकार MM किरवानी सहित फिल्म के कलाकार जूनियर NTR और अभिनेता रामचरण को सम्मानित भी करेंगे। भुवनेश्वर में आज सुबह G20 की अध्यक्षता में तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान डीप टेक विद फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर ऑफ वर्क पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी होगी, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने की सरकार की पहल इस दिशा में एक उपयुक्त कदम होगा। India has captive market with its new aspiration. India has its own resource. Essentially, India is a knowledge society. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead on that, lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का पथ प्रदर्शक रहा है। In India, we always believe and we always plan for the entire universe. That's why our main theme of this G20 is Vasudhaiva Kutumbakam. That means we have a global responsibility. More than 136 developing countries came on one platform in the invitation of Prime Minister Modi with one motto. So India's presidency is going to add new chapters, new diplomatic features in this G20 summit. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि दुनिया के सबसे पवित्र समझौतों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आधारहीन और तथ्यहीन बातों को लेकर इसकी परियोजनाओं में कई बार व्यवधान पैदा किया गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध होने के बावजूद भी भारत ने इस संधि का सम्मान किया है। पवित्रतम संधि अगर कोई कही जाएगी तो मानी जाएगी वो भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है। 3 बार प्रत्यक्ष युद्ध होने के बाद में भी भारत ने आज भी उस ट्रीटी की पवित्रता, शुचिता और सम्मान को बनाए रखा है। ये भारत के राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में
जो भारत के अधिकार का विषय है उसको चुनौती देते हुए थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मांग वर्ल्ड बैंक से की। उसी के साथ में जाकर के पैरेलली उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक वाद दायर किया है। ये दोहरी प्रोसीडिंग्स जो एक साथ चल रही हैं, ये ट्रीटी के जो उपबंध बने हुए हैं, उन उपबंधों से बाहर है। मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का तेज गति से विकास हो रहा है। जम्मू में लघु उद्योग भारती ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें इन्वेस्टर मीट हुई। इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए एक वातावरण बना है जिससे यहां के लोगों को रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आए, उनको इंसेंटिव मिले, इसके लिए एक जम्मू कश्मीर ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी घोषित की है। मोदी जी ने भी बहुत सी चीज़ें डिफेंस में, पीएलआई में, जीएसटी में सुधार करके, जैसे इनकम टैक्स के रिफंड जैसी चीज़ों को करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेज़ी से सुधार किया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का यह वातावरण बना है। जब वातावरण बना है तो इन्वेस्टमेंट करने वाले आएंगे। इसलिए आज ये मीट हुई है और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, पीस बढ़ेगी, शांति आएगी, स्थायित्व आएगा। वो जम्मू कश्मीर के लिए फायदे का विषय है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के केशवपुर हुबली में समाज सुधारक बसवेश्वर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार महेश तेंगिकई भी मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने शुरुआत से ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं रखा और तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस जो शुरुआत में उनको सत्ता मिला, वो सत्ता लेके पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग अगर करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते तो ये स्थिति नहीं होता था। कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स, देन अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वोट के लिए डिवाइड किया। शाहबानू केस में डिवाइड कौन किया? सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही बजट पर पहला अधिकार है कौन बोला? भारतीय जनता पार्टी वाले बोला क्या? हमने जो किया है, पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड हाउस टू हाउस वाटर कनेक्शन, आयुष्मान भारत, ये सबको दिया है जी। हमारे इसमें कोई डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं है। जो डिविजिव पॉलिटिक्स किया है अभी, जो डेमोक्रेसी को दबा कर रखा था 75 में और 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो डिसमिस किया था, वो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. रतलाम से इंदौर आ रही डेमू ट्रेन में आज सुबह भीषण आग लग गई है। इंदौर के लिए रवाना हुई डेमू ट्रेन में प्रीतम नगर स्टेशन के नज़दीक 2 कोच में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेज गति से फैल गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर और गार्ड की मुस्तैदी से घटना पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया। ये ट्रेन रतलाम से DADN जा रही थी, डेमू है। इसके बीच वाले जो DPC होती है, डीजल पावर कार होती है, उसके इंजन पोर्शन में ये आग की घटना हुई है और तुरंत ही गार्ड और ड्राइवर ने ट्रेन को रोक के और इसको बुझाने का प्रयास किया। साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफिस से भी सारे आसपास की फायर ब्रिगेड को तुरंत साइट पे पहुंचाया गया है और साइट पर ये आग बुझा ली गई है। किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और इसको जितना जल्दी हो इसको ठीक करके जल्दी से ट्रेन को रवाना करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड स्थानों को कवर करेगी।
साथ ही प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2019 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी की इसकी शुरुआत की और अब ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम से, यानी केरल की पहली, और तिरुवनंतपुरम से इसे कासगोड़ा, जो कि केरल के अंदर ही है, वहां के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। चाहे आप इसके सीट की बात करें, हवाई जहाज की तरह इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें आप, या फिर सुरक्षा की बात करें, यात्री सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की बात करें, ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर्स की बात करें, या फिर पुश बैक बटन की बात करें जिसमें पैनिक की स्थिति में जो केबिन में बात कर सकते हैं आप ट्रेन के ड्राइवर से, या फिर कवच सिस्टम की बात करें, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पर जो काम करता है ये इस ट्रेन के अंदर खास तौर से लैस है। इसके साथ साथ कासगोड़ा तक की जो दूरी है वो फिलहाल तिरुवनंतपुरम से तकरीबन 12 से 13 घंटा लग जाता है। ये ट्रेन महज आपको पहुंचाएगी 8 घंटे के अंदर और 11 डिस्ट्रिक्ट, केरल के 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। जब लोगों से यहाँ पे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है, तो उनका कहना है कि वो इस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रधानमंत्री जब खुद से इसे हरी झंडी दिखाएंगे तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए शायद ही कुछ और है कि ये ट्रेन न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि केरल के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी बनेगा। और साथ साथ चूंकि केरल में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, पूरे देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको भी ये काफी, उनके कनेक्टिविटी में भी ये काफी फर्क लेके आएगा और इसका फायदा उन सैलानियों के अलावा जो केरल के लोग हैं, चूंकि सैलानियों का जब इजाफा होगा तो केरल के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को एक मंच प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने की राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना है। भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल 11 देशों में से केवल भारत में कोविड महामारी के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों में 85% से अधिक की कमी आई और मौतें भी 83% से कम हुई हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,112 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 9,833 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.43% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 7.03% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 67,806 है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,947 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र के पुणे में आज तड़के करीब 3 बजे पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए। बस से टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक और बस की टक्कर के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव वाहन से बाहर निकाले गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूडान में आपसी संघर्ष में लगे गुट ईद उल फित्र के कारण 3 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे, लेकिन इसके बाद भी कल शनिवार को राजधानी खार्तूम में धमाके और गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। राजधानी खार्तूम और आसपास के शहरों
ओमडुरमैन और बहरी के निवासियों ने कहा कि कल राज्य प्रसारक के पास हवाई हमले और सेना मुख्यालय के पास सहित कई क्षेत्रों में गोलीबारी होने के कारण संघर्ष तेज हो गया। सूडान की राजधानी खार्तूम में हवाई अड्डे को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को शहर छोड़ने और बाहर सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं लोग जा पा रहे हैं। इससे पहले किए गए 2 संघर्ष विराम के प्रयास भी विफल हो गए थे। और वहीं सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 157 लोगों को निकाला है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। बयान के अनुसार सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के नागरिक हैं। सऊदी अरब इन सभी को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सूडान में हिंसा भड़कने के बाद विदेशी नागरिकों की पहली आधिकारिक निकासी बताई जा रही है। इन सभी को लेकर एक जहाज शनिवार को जिद्दा पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सऊदी अरब और सूडान के संपर्क में थे। सूडान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी बलों ने सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को बाहर निकाल लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सूडान की सेना से संघर्ष कर रहे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बताया कि अमेरिकी बचाव अभियान में 6 विमानों की मदद ली गई और उसने अमेरिका के साथ निकासी प्रयासों में समन्वय किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी गंभीर स्थिति के कारण दूतावास में कामकाज रोक दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि दूतावास में कामकाज फिर से कब शुरू होगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। माली के सेवारे शहर में 13 आत्मघाती बम हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। इस आत्मघाती हमले में सवेरे शहर के करीब 20 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय गवर्नर के एक प्रवक्ता याकूब मैगा ने कहा कि विस्फोटों में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे। 2012 में तुआरेग अलगाववादी विद्रोह के बाद से ही माली हिंसक विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। माली के सेवारे में एक सैन्य अड्डे और संयुक्त राष्ट्र मिशन के सैनिकों का ठिकाना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपने विचारों से किसी को भी खुश नहीं करना चाहते हैं। लूला ने लिस्बन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं रूस और यूक्रेन को मेज पर लाने का एक तरीका बनाना चाहता हूं। मैं एक तीसरा विकल्प संघर्ष को हल करने के लिए खोजना चाहता हूं। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के बाद शुरू हुए संघर्ष के लिए लूला ने पश्चिम में कई लोगों को नाराज किया है। गौरतलब है कि लूला शुक्रवार को 5 दिवसीय यात्रा के लिए पुर्तगाल पहुंचे क्योंकि वो विदेशी संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने शनिवार को सर्बिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान वो सर्बिया के सशस्त्र बल दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सेना की विशेष बलों द्वारा प्रदर्शनों को देखा। वहीं सर्बियाई प्रधानमंत्री ने सैनिकों के मार्च का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिकों ने लड़ाकू विमानों से उड़ान भरी और कई अन्य करतब किए। 5000 से अधिक सर्बियाई सैन्य सदस्यों ने 2300 हथियारों और 60 विमानों के साथ प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक इंडोनेशिया में आज सुबह लगातार 2 बार भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 और 5.8 मापी गई है। अधिकारियों ने बताया कि आज तड़के
केपुलुआन बाटू में 2 बार भूकंप से धरती हिली। रिक्टर स्केल पर पहले वाले की तीव्रता 6.1 रही। इसके कुछ ही घंटे बाद 5.8 तीव्रता वाला एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया। पहला भूकंप 43 किलोमीटर की गहराई पर जबकि दूसरा 40 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के कारण अभी तक किसी तरह के जनधन की हानि की सूचना नहीं है। बुधवार को भी इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।